हाँ, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस पर हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर रहे थे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ऐसे भी लिखा जाता है, स्मॉल आर से, आर डीएनए, आर डीएनए, आर स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हमने आपको बताया था, इसको हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड डीएनए, काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है इसको, काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो डीएनए हमारे पास है, इसमें दो सोर्स से डीएनए हैं। डीएनए दो डिफरेंट सोर्स का, इसको जोड़ा गया एक दूसरे से। तो ऐसा डीएनए जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ हो, द डीएनए इन विच द रिकॉम्बिनेशन हैज बीन डन, recombination has been done। ऐसा डीएनए जिसमें रिकॉम्बिनेशन किया गया हो उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाएंगे क्यों, इसका लक्ष्य क्या है, क्यों हम इसको, ये काम क्यों करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कल हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर उसका जेनेटिक फीचर हम चेंज करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसका जेनेटिक फीचर चेंज हो, तो हमें क्या करना है, उसको जेनेटिक लेवल पर चेंज करना पड़ेगा, अर्थात उसके डीएनए में परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये जो परिवर्तन होता है ये रैंडम नहीं होता, बल्कि ये परिवर्तन टारगेटेड होता है, वेल प्लान्ड होता है। ऐसे नहीं होता कि किसी भी डीएनए को हम चेंज कर दें, हम उस डीएनए को चेंज करते हैं जिसकी हमको क्या है, नीड है, हम उसी को चेंज करते हैं। अब अगर डीएनए को चेंज करना है हमें, तो बाहर से डीएनए उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, कोई नया ले जा करके डिजायर्ड जीन डालना पड़ेगा बॉडी में। हम चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर कोई जीन नहीं है और उसका कैरेक्टर डिस्प्ले हो, तो ये तो तभी संभव है जब आपके शरीर में वो जीन लॉन्च किया जाए। अब उस जीन को आपके शरीर में चूंकि नेचुरल फॉर्म में तो है नहीं, ऐसी कंडीशन में उसके किसी सोर्स से उठाकर उस डीएनए को आपकी बॉडी में हमें पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस डीएनए को आपके शरीर में पहुंचा करके आपको हम चेंज कर रहे हैं, उसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं या उसी को डिजायर्ड जीन कहते हैं। तो आप एक एक टर्म यहाँ पर नोट करते चलिए। तो होगा क्या, फॉर द जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ any organism, for the genetic manipulation of any organism, the gene is to be modified or the new gene is inserted in the germ cell of this organism। जिसका फीचर चेंज करना चाहते हैं उसके जर्म सेल में हम ये जीन प्रवेश कराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारा जेनेटिक मैनिपुलेशन आप करा देंगे। हम बड़े हो गए हैं तो हमारा जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं होगा। हमारा मैनिपुलेशन कब होगा, हमारे जर्म सेल में, यानी गैमीट्स में कोई चेंज करेंगे, जाइगोट में कोई चेंज करेंगे। तो करेगी फॉर द जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म द जीन इज टू बी मॉडिफाइड और द न्यू जीन इज इंसर्टेड इन द जर्म सेल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। उसके जर्म सेल में, जिससे उसका निर्माण होना है, उसके जर्म सेल में ये नया जीन हम लॉन्च करेंगे। तो जिसके शरीर में ये काम हमने किया है उसको हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। द टारगेट ऑर्गेनिज्म in which the genetic manipulation is done known as GMO कहते हैं इसको, बताया था हमने पिछले लेक्चर में। GMO
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको, या इसी को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या इसी को बोलते हैं और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको। जिसका फीचर चेंज करना चाहते हैं उसका जीन चेंज करेंगे, जीन जिसका चेंज कर देंगे वो जीएमओ कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, या फिर वो जीएमओ कहलाएगा, या फिर ट्रांसजेन कहलाएगा वो। ठीक है, ऐसा करने के लिए एटलीस्ट हमको जो जीन है उसकी तलाश करनी पड़ेगी, इस जीन की हमें तलाश करनी पड़ेगी, जो जीन उसके शरीर के अंदर हम प्रवेश करा रहे हैं जिससे कि उसका कैरेक्टर मॉडिफाई हो रहा है, इस जीन को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं या डिज़ायर्ड जीन कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिस जीन को प्रवेश कराकर हमने इस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किया है उस जीन को हम डिज़ायर्ड जीन कहते हैं। The gene that has been inserted into the body of organism is known as the gene of interest, gene of interest, या इसी को हम डिजायर्ड जीन कहते हैं। आगे से हम इसे डीजी लिखेंगे, डिजायर्ड जीन, द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिस जीन को किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में प्रवेश कराकर उसके कैरेक्टर को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उस जीन को डिजायर्ड जीन कहते हैं या इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। राइट, जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड जीन। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डिजायर्ड जीन है ये हमारी एक रिक्वायरमेंट हो गया, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट हमें वो जीन चाहिए जिसको इंसर्ट कराकर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं, तो वो जीन तो हमें चाहिए। अब वो जीन हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो आइए एक नज़र डालते हैं वो जीन हमसे कहाँ से मिल सकता है हमको। तो वो जीन जो है, द सोर्स ऑफ जीन में भी द सोर्स ऑफ द डिजायर्ड जीन में भी वो कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है? जो डिजायर्ड जीन है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में तो है नहीं, हमें उसे बाहर से लाना है, या फिर जिस ऑर्गेनिज्म का हम कैरेक्टर चेंज करना चाहते हैं उसके शरीर में नहीं है, हमें इसको बाहर से लाना पड़ेगा। तो इसका सोर्स कौन हो सकता है? तो कह रहे हैं कि इसका सोर्स एक बैक्टीरियल सेल हो सकता है, द बैक्टीरियल सेल। मान लो कि यह जीन किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर है, ये पहला सोर्स हो सकता है इसका। माइक्रोब, बैक्टीरिया, जिस जीन की हमको आवश्यकता है यह जीन एक बैक्टीरिया के शरीर के अंदर है, सेल में है उसके, या फिर ये किसी फंजाई के अंदर है, फंगल सेल में है। ये जीन एक फंगल सेल में हो सकता है, क्योंकि माइक्रोब्स में हमने कहा ना, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या कहा है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विद माइक्रोब्स।
तो हम माइक्रोब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एक्सक्लूसिवली विद बैक्टीरिया, इट मे बी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर फंजाई जैसे ईस्ट है, इसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में ले सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि बैक्टीरिया सेल हो सकती है, या फिर फंगल सेल हो सकती है, या फिर ये एक प्लांट सेल हो सकती है, यह एक प्लांट सेल हो सकती है, बैक्टीरियल सेल हो सकती है, फंगल सेल हो सकती है, या फिर ये एक प्लांट सेल हो सकती है जिसमें ये डिजायर्ड जीन मौजूद है। हमें इस जीन को यहाँ से आइसोलेट करना है, निकालना है। तो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि हम डिजायर्ड जीन की पहचान करें कि वो कहाँ पर मौजूद है, फिर उसको आइसोलेट करें वहाँ से। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई, द फर्स्ट स्टेप in the genetic engineering is to identify and to isolate the desired gene from its source। पहला स्टेप है कि हम इसे आइडेंटिफाई करें कि ये इसका सोर्स क्या है, और फिर वहाँ से इसको हम आइसोलेट करें इसके प्योर फॉर्म में विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर और म्यूटेशन। कभी कभी जीन को आइसोलेट करते समय उसमें कोई म्यूटेबल चेंज हो जाए तो पता लगा कि जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा ना हो। ऐसी कंडीशन में जो जीन हम आइसोलेट कर रहे हैं वो बहुत ही सेफ्टी के साथ एकदम सही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे आइसोलेट करना है, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन ना होने पाए, और इसके सोर्स से हम उसको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर लेते हैं। आप सपोज करिए कि आपका जो डिजायर्ड जीन है वो किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर उपस्थित है, मान लीजिए। अब उसको वहाँ से निकालना है, जीन को बैक्टीरियल सेल से बाहर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस बैक्टीरियल सेल की पहली बाउंड्री तोड़ना पड़ेगा, और इसकी जो पहली बाउंड्री है वो कौन है? उसकी सेल वाल है। तो हमें इसका सेल वाल तोड़ना पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि बैक्टीरियल सेल वाल किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकान होता है। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकान होता है, इसको तोड़ने का जो एंजाइम है वो लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, जो कि हमारे सलाइवा में उपस्थित है, हमारे आंसुओं में उपस्थित है, जो कि बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार से तमाम और भी सोर्सेज से लाइसोजाइम अप्लाई करते हैं, और वो बैक्टीरिया की सेल वाल को डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है। देखिए, मान लो कि आपको किसी बैक्टीरियल सेल से इसको आइसोलेट करना है, सपोज दैट। Suppose that you have to isolate it from bacterial cell. फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, सपोज दैट आपको यहां से निकालना है इसको। ये बैक्टीरियल सेल है सपोज दैट, और डिजायर्ड जीन यहां मौजूद है। दूसरी लाइट जलाइए, दूसरी लाइट जला दो, इधर साइड वाली, ऊपर की। हाँ ठीक है, आ जाओ।
उस तरफ वाली किनारे वाली भी जला लो। ठीक है, दिख रहा है? इधर आगे बैठ लो ना, आगे बैठ लो, नहीं दिख रहा तो कह रहे हैं कि हम यहां से ये इसमें एक डिजायर्ड जीन मौजूद है और वो डिजायर्ड जीन ये है, दिस वन, ये है वो डिजायर्ड जीन जिसको हमें निकालना है। दिस वन, इट इज द डिजायर्ड जीन and this one is the bacterial cell, you know, this one is the bacterial cell. You have to isolate it. You will apply here the lysozyme. यहाँ पर एक एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, लाइसोजाइम। तो इस वजह से ये बैक्टीरियल सेल ब्रेक कर जाएगी। ये टूट जाएगी, इसका डीएनए ये डीएनए है इसका, और ये इसका डिजायर्ड जीन है, दिस वन, ये डिजायर्ड जीन है। हमें इसको यहां से बाहर निकालना है, इसे हमको बाहर निकालना है। इसको प्योर फॉर्म में आइसोलेट करने के लिए इसमें जो है चिल्ड एथाइल अल्कोहल इस पर डालेंगे, प्रेसिपिटेट आउट कर लेंगे और इस जीन को हम यहां कलेक्ट कर लेंगे। ये है जो डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम से ब्रेक करके चिल्ड एथाइल अल्कोहल में प्रेसिपिटेट आउट करके डीएनए अलग कर लेंगे। आगे क्या करेंगे बाद में देखा जाएगा। आइसोलेट हमने कर लिया इसको यहां से, कहां से? बैक्टीरियल सेल से। अब अगर आपको मान लो कि ये बैक्टीरियल सेल ना होकर के ये फंगल सेल है तो सारा प्रोसेस सेम होगा, केवल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए एंजाइम चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि फंगल सेल वॉल में काइटिन होता है, तो हमें काइटिनेज एंजाइम इस्तेमाल करना होगा। वहाँ पर लाइसोजाइम काम नहीं करेगा, यहाँ पर हम काइटिनेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ इट इज़ फंगल सेल, सपोज दैट इफ इट इज़ द फंगल सेल, मान लो अगर ये फंगल सेल है, द एंजाइम यूज्ड इज द एंजाइम used to break the bacterial wall, fungal wall, is chitinase। तब इसको तोड़ने के लिए हम एंजाइम चेंज करेंगे और जो एंजाइम यहां इस्तेमाल करेंगे हम इसको काइटिनेज एंजाइम कहते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर ये फंगल सेल वाल है तो एंजाइम इसमें काइटिनेज यूज करेंगे, अगर ये बैक्टीरियल सेल वाल है तो एंजाइम यहाँ पर लाइसोजाइम यूज होगा, और अगर ये प्लांट सेल है, सपोज दैट इफ इट इज द प्लांट सेल, अगर मान लो कि इसे प्लांट सेल से आइसोलेट करना है, द एंजाइम यूज्ड, तो सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए कौन लेंगे? इज यहां पर एंजाइम होगा सेलुलेज। कौन सा एंजाइम होगा? यहां पर सेलुलेज एंजाइम होगा, इसका इस्तेमाल करके, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट सेल वॉल है उसमें सेलुलोज होता है। तो अगर बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करना है तो लाइसोजाइम इस्तेमाल करेंगे, फंगल सेल का इस्तेमाल करना है तो काइटिनेज एंजाइम यूज करेंगे, और अगर प्लांट सेल को ब्रेक करना है तो हम इसमें सेलुलेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से हमने
सेल को ब्रेक करके और डीएनए को आइसोलेट कर लिया। इसको प्रेसिपिटेट आउट चिल्ड एथाइल अल्कोहल यूज करके कर लेते हैं, एक साइड में रख देंगे। ये जो डिजायर्ड जीन है इसकी ज़रूरत आगे हमें पड़ेगी और हम देखेंगे इसको। अब ध्यान ये रहे कि ये जो डिजायर्ड जीन है, चूंकि है ये क्या, एक बायोमॉलिक्यूल है, और बायोमॉलिक्यूल हमें हमारी आंखों से दिखाई देता है क्या? आंसर है नहीं दिखाई देता। बायोमॉलिक्यूल हमको हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका कल्चर करना पड़ेगा। एक जीन से काम नहीं चलेगा। एक जीन से काम चल जाएगा क्या? सपोज यू हैव टू मॉडिफाई द मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देन इफ द सिंगल जीन इज सफिशिएंट, नो। तो हमको मिलियंस ऑफ जीन वी नीड, और जो जीन हमको प्राप्त हों वो सभी आइडेंटिकल हों, क्योंकि चेंज बिल्कुल अलाउड नहीं है। जिस काम के लिए हम उसे ले रहे हैं, पता लगा उसके नेचर में ही चेंज आ जाए, तो ये अच्छी बात तो है नहीं। जिस काम के हम लिए ले रहे हैं उसके नेचर में चेंज आ गया तो क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में विदाउट म्यूटेशन आइडेंटिकल कॉपी हमको प्रोड्यूस करनी है। जो एक डिजायर्ड जीन है, ये जो आप देख पा रहे हैं एक कॉपी है, इस एक कॉपी की मल्टीपल कॉपीज हमको पैदा करनी है, और वो भी आइडेंटिकल कॉपीज पैदा करनी, क्योंकि एक जीन से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ढेर सारे ऑर्गेनिज्म के शरीर में हमको इस जीन का इस्तेमाल करना है। तो आपको पता है कि जीन की एबिलिटी होती है क्या करने की? रेप्लिकेट करने की, अपना रेप्लिका बना लेता है। डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा है कि डीएनए एक डीएनए से दूसरे डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर यही काम करेंगे कि जो एक जीन हमको प्राप्त हुआ है इसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करने का जुगाड़ करेंगे। दोनों जुगाड़ क्या होता है? इंतजाम करेंगे, तरीका अपनाएंगे। हमारे यहाँ जुगाड़ टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में चलती है कि नहीं? कोई भी काम करना, करें भैया कोनो जुगाड़ लगाओ, लोग पूछते हैं भैया जुगाड़ क्या होता है? तो जुगाड़, अब तुम ना समझोगे, जुगाड़ तो वही समझता है जो जुगाड़ लगाने में माहिर होता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर डीएनए की मल्टीपल कॉपी प्राप्त करने के लिए इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आप बरेली में जाइए, उधर मुजफ्फरनगर पश्चिम साइड में तो जुगाड़ चलाते हैं लोग। हालांकि ये कल्चर अभी अपनी तरफ भी डेवलप हो गया है कि मोटरसाइकिल का इंजन के साथ ठेला जोड़ देते हैं, है ना? तो वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ पर बैलगाड़ी पर ये जो पंपिंग सेट होता है पानी निकालने वाला, उसको जोड़ करके और उसी से चलाते हैं। बिना नंबर वाली गाड़ी है, जितने लावारिस काम करने सब उसी पे होता है। राजस्थान में तो नहीं होता, हरियाणा वाले करते हैं, और सबसे ज़्यादा वेस्टर्न यूपी वाले करते हैं। मुजफ्फरनगर बरेली के उधर जाइए तो सब करते हैं। और इतना ही नहीं है, चाहे जितना स्मार्ट बच्चा हो, चाहे जितना स्मार्ट बॉय हो, गर्ल हो, टी शर्ट जीन्स पहन के लप्पू झड़ना बिल्कुल एकदम, लेकिन वो बैठेंगे उसी जुगाड़ पर ही। दुल्हन भी लाने जाते हैं तो अक्सर जुगाड़ से, जो तमाम ढेर सारों को देखा गांव में, बड़ा अच्छा लगता है उसे देखकर, परंतु उसमें नंबर नहीं होता, आरटीओ का नंबर नहीं होता। तो किसी का भी एक्सीडेंट कर दे, पता लगा 10-10 टन उस पर लाद कर ले आ रहे हैं, गन्ना लाद कर चलाते हैं ये लोग, और कहीं एक्सीडेंट कर दिया उसका कोई क्लेम भी नहीं है। लेकिन जितने भी लावारिस काम है सब उधर हो रहे हैं। तो ये है जुगाड़। हिंदुस्तान में जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है, तो इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। करने लगे जुगाड़ में क्या है? जुगाड़ से काम चलेगा नहीं, यहाँ तरीके से करना पड़ेगा, टेक्निक। अदरवाइज म्यूटेशन हो गया, बैंड बजा के रख देगा सामने वाले का, जिसके शरीर में डालना चाहते हैं। बनाना था कुछ और, बन गया कुछ और, है कि नहीं? बनाना चाहते थे कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन, बन गया हार्मोन, तब ये अच्छी बात नहीं है। तो उसमें म्यूटेशन अलाउड नहीं है। तो इसकी आइडेंटिकल कॉपी प्राप्त करना है। किसी भी चीज़ की आइडेंटिकल कॉपी उसका क्लोन कहलाती है, और क्लोन को पैदा करने की टेक्निक को बायोलॉजी में हम क्लोनिंग कहते हैं, राइट? तो हमें क्या करना है? वी कैन नॉट वर्क विद दिस सिंगल कॉपी ऑफ जीन, वी नीड इट्स मल्टीपल कॉपीज, राइट? नोट डाउन। हम क्या करेंगे? एक जीन से हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो हमको इसकी मल्टीपल कॉपी पैदा करना है। वी नीड द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस डिजायर्ड जीन। हमें इस डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज चाहिए। वी नीड द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस डिजायर्ड जीन। These copies must be identical
सारी ये आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन or cell or tissue organ or organism known as clone। ये बहुत बड़ा टर्म है, क्लोन टू ईच अदर। आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन, किसी भी जीन की आइडेंटिकल कॉपीज या फिर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेल या फिर आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ऑर्गेन, टिश्यू या ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, जो कि जेनेटिक लेवल पर एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल हो, हम उसे क्या नाम देते हैं? क्लोन कहते हैं। और इस प्रकार की मल्टीपल कॉपीज पैदा करने की टेक्निक का नाम क्या है? तो हम इसको क्लोनिंग कहते हैं। ठीक। द प्रोसेस टू प्रोड्यूस, द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द मल्टीपल कॉपीज of any gene is known as gene cloning। हम इस टेक्निक को जीन क्लोनिंग कहते हैं, जिसमें हम उस जीन की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है? आइडेंटिकल कॉपी प्राप्त करना जीन क्लोनिंग कहलाता है। तो निश्चित रूप से हमको ये जानना है कि जीन क्लोनिंग हम कैसे करें। आपको पता है कि किसी भी जीन की आइडेंटिकल कॉपी प्राप्त करने का एक तरीका तो ये है कि वो अपने दम पर रेप्लिकेट करे, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। हमारे शरीर के अंदर हर सेल में कोशिका विभाजन के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, ये अपने आप होता है। इट इज़ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिकॉज द एक्सपेरिमेंट इज टारगेट बेस्ड। यहाँ पर हमारा एक लक्ष्य है, एक टारगेट जीन है जिसकी कॉपी हमें प्राप्त करना है। पूरे 46 क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन नहीं करना है, हमको एक सेलेक्टिव जीन का रेप्लिकेशन करना है। तो हम इसको इसके हालात पर नहीं छोड़ेंगे कि उसके हाल पर छोड़ दें कि वो अपनी कॉपी बना लेगा, नहीं। हमें इसको बिना म्यूटेशन किए हुए इसकी आइडेंटिकल कॉपीज प्राप्त करना है। कौन से जीन की? वो जीन जो अभी हमने आइसोलेट किया है, बैक्टीरिया में से निकाला है। अब अगर ये इसकी रेप्लिका हमको प्राप्त करना है तो रेप्लिकेशन कराना पड़ेगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। क्या करना है? इसकी रेप्लिका तैयार करना। दूसरा तरीका अब ईजाद हो गया है, अब आया है, जिसको हम कहते हैं कि हम उस जीन को लैब में बना लेंगे। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। आजकल जीन मशीन उपलब्ध है, हम जीन मशीन से जीन को बिल्डअप कर लेंगे मार्केट में, क्या नाम है, लैब में, और फिर उसकी क्लोनिंग कराकर पीसीआर टेक्निक से एम्पलीफाई करके और रख लेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन जब ये टेक्निक नहीं थी तो ट्रेडिशनल टेक्निक हम जाने पहले कि हम जीन क्लोनिंग अगर सेल के अंदर करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो आपको मालूम है कि किसी भी जीन से उसकी रेप्लिका प्राप्त करने को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी मल्टीपल कॉपीज केवल रेप्लिकेशन के थ्रू प्राप्त होंगी। ठीक। हमको इसकी मल्टीपल कॉपीज मिलेंगी कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो लिखो, वी गेट द मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन, we get the multiple identical copies of gene by the process of replication। हमको रेप्लिकेशन के प्रोसेस से ही ये प्राप्त होगा। हमको रेप्लिकेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रेप्लिकेशन कराना पड़ेगा। अब ये रेप्लिकेशन उस प्रकार का नहीं है जैसे कि आपकी सेल के अंदर नेचुरल कंडीशन में रेप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि जो आपकी सेल के अंदर नेचुरल कंडीशन में रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें सारे क्रोमोसोम एक साथ रेप्लिकेट कर रहे हैं।
ऐसा नहीं होता कि कोई किसी क्रोमोसोम का एक जीन रेप्लिकेट करता है, बल्कि पूरा पूरा क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है नेचुरल मेथड में। तो ये क्या होता है, नेचुरली इन अ सेल whole the chromosome gets replicated. पूरा पूरा क्रोमोसोम रेप्लिकेट होना है। थोड़ी स्लाइड कम करो, ये ब्लर कर रहा है ये साला। इस पर कुछ ऐसी सेटिंग करना पड़ेगा कि सामान्य पर भी वही रहे और उस पर भी। हाँ बस ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कह लगे कि नेचुरली इन अ सेल होल द क्रोमोसोम गेट्स रेप्लिकेटेड। पूरा पूरा क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है, पूरा क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है एक सामान्य सेल में। लेकिन हमारा लक्ष्य तो उस टारगेट जीन को रेप्लिकेट करने का है, ना कि पूरा क्रोमोसोम रेप्लिकेट करने का है। हम क्या चाहते हैं, हाँ, वी नीड द सेलेक्टिव रेप्लिकेशन, सेलेक्टिव रेप्लिकेशन of the target gene only, not the whole chromosome. हमको पूरा क्रोमोसोम थोड़ा रेप्लिकेट करना है भाई, हमको तो उस जीन को रेप्लिकेट करना है, एक डिजायर्ड जीन को रेप्लिकेट करना है। पूरा क्रोमोसोम से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो केवल उस जीन का रेप्लिकेशन चाहते हैं। क्या करना पड़ेगा, केवल उस जीन का रेप्लिकेशन चाहते हैं, पूरा क्रोमोसोम थोड़ी ना, क्योंकि उस जीन को प्योर कल्चर फॉर्म में हमें रखना है। क्या करना पड़ेगा हैं, तब फिर निश्चित रूप से इसे एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। क्या करना पड़ेगा, एम्प्लीफिकेशन, दिस सेलेक्टिव रेप्लिकेशन। Selective replication is the gene amplification. इसी को जीन एम्प्लीफिकेशन भी कह सकते हैं, जहां पर सारे जीन को साइलेंट रखकर केवल एक जीन को रेप्लिकेट कराया जाए। जो हमारा लक्ष्य है, जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना है, केवल उसी जीन को हमें रेप्लिकेट कराना है और बाकी जो क्रोमोसोम हैं उनको रोक करके। इस प्रकार से सेलेक्टिव रेप्लिकेशन जो जीन का होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज जीन एम्प्लीफिकेशन। हमें केवल उसी जीन की कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना है, इट इज नोन एज द जीन एम्प्लीफिकेशन। ये बात सबको समझ में आ गई। अब आपको पता है कि जो हमारा जीन है, हमने इसको मल्टीपल कॉपी प्राप्त करना है, इसकी क्या करना है, मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना है। बिना इसमें किसी प्रकार का चेंज किए हुए हमें इस जीन की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करनी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज किए हुए। तो ये डिजायर्ड जीन है और ये इसकी क्या है, मल्टीपल आइडेंटिकल जरूर लिखना है, कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन। हमें इसकी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज चाहिए। ये डिजायर्ड जीन है। अब आपको पता है कि क्या ये जो डिजायर्ड जीन है ये अपने दम पर रेप्लिकेट कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो कौन सी ऐसी मजबूरी है, क्या कमी है इसमें, ये क्यों रेप्लिकेट नहीं कर सकता? ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। दो चीजें हैं, एक ये रेप्लिकेट करे और दूसरा ये तीव्र गति से रेप्लिकेट करे। बहुत कम समय में आइडेंटिकल नहीं, पता लगा 1 लाख कॉपी बनाना है तो पता लगा 1 लाख दिन लग जाएगा, हैं 1 लाख दिन लग जाएगा। ये अच्छी बात है क्या? 1 लाख दिन हो सकता है कोई जिंदा नहीं रहे। क्या करना है, हमें इसकी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बहुत कम समय में प्राप्त करनी है। तो हमें एक रेप्लिकेटिंग मशीन चाहिए जो इस जीन को फटाफट रेप्लिकेट कर दे।
और ये अपने दम पर रेप्लिकेट कर नहीं सकता। इसके दो कारण हैं। पहला, किसी भी जीन को रेप्लिकेट करने के लिए क्या चाहिए? ओरी। डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ाया है, विदाउट ओरी कोई भी जीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता। क्योंकि हमने इसको इसके क्रोमोसोम से काट कर इस जीन को निकाला है, तो ये अपने दम पर रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग ओरी। बिना ओरी के डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। ये पहली रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ये जीन क्यों रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि किसी भी डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमको ओरी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक डीएनए का सीक्वेंस होता है जो किसी भी डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए अलाउ करता है। इसके पास है नहीं। तो पहली रुकावट कहाँ पैदा हो रही है? इसके पास ओरी नहीं है। दूसरी रुकावट क्या है? कि सेल फ्री मीडियम में उपस्थित है, ये ट्यूब में है। कहाँ पर है? टेस्ट ट्यूब में है। क्या टेस्ट ट्यूब में डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल है? नो, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन requires the presence of ori, certain kind of enzymes and suitable atmosphere and the substrate. substrate इसका क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स। अरे भाई, हमको जीन का मतलब क्या है? क्या बनाना है? जीन बनाना है। जीन बनाने का मतलब क्या बनाना है? डीएनए बनाना है। डीएनए बनाने का मतलब क्या है? हमको रेप्लिकेट कराना है डीएनए को। तो उसमें क्या जुड़ेंगे? मोनोमर्स। कौन से मोनोमर? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स आएंगे कहाँ से? क्या ये टेस्ट ट्यूब में मौजूद हैं? नहीं। ये कहाँ पर होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। तो सेल के बाहर तो हम रेप्लिकेट नहीं करा सकते इनको, हमको सेल के अंदर इन्हें पहुंचाना पड़ेगा। ये टेस्ट ट्यूब में रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं हो सकता, बिकॉज दिस नीड्स ओरी, दिस नीड्स सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम्स, metabolic energy as well as suitable atmosphere for replication of DNA, right? Now this stretch of the gene that has been isolated, cutting this gene from its source is not able to replicate because it is not having the ori, and in absence of ori no gene can replicate it. क्या करना पड़ेगा? ये चिंता दूर करनी पड़ेगी। किसकी? ओरी की। इसको ओरी इसके पास नहीं है, तो हमें पहले इसको ऐसे जीन का साथ दिलाना है जिसके पास ओरी हो। अर्थात हमें उस टूल की जरूरत पड़ेगी जो स्वयं तो रेप्लिकेट कर रहा है, अपने साथ दूसरे की भी बैतरणी पार करा दे रहा है। अपना तो पार हुए, तर गए, और दूसरे को तार दिया। ऐसा यहां पर रेप्लिकेटिंग टूल चाहिए हमको। यह बात समझ में आ गई? जिसमें रेट ऑफ रेप्लिकेशन फास्ट हो। और डीएनए का रेट ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो बैक्टीरिया में ही तेज होता है, यूकैरियोट में होता नहीं है। इसीलिए हमको बैक्टीरियल टूल की ज़रूरत है, और उस टूल को हम नाम देते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्या कहते हैं? यानी हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट कौन है? क्लोनिंग वेक्टर। पहली रिक्वायरमेंट कौन थी? डिजायर्ड जीन। कहाँ से निकाला? बैक्टीरिया के शरीर से, या फंजाई के शरीर से, या फिर किसी प्लांट सेल से आइसोलेट करके अब सामने खड़े हैं और सोच रहे हैं कि इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लें। तो हमको दूसरा रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन सा? क्लोनिंग वेक्टर चाहिए। क्यों चाहिए क्लोनिंग वेक्टर? किस चीज की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए? ओरी, क्योंकि इसके पास ओरी नहीं है। दिस डिजायर्ड जीन इज नॉट हैविंग ओरी, विदाउट ओरी नो रेप्लिकेशन अकर। डिजायर्ड जीन के पास क्या नहीं है? ओरी नहीं है। दिस डिजायर्ड जीन इज नॉट हैविंग ओरी, नोट करेंगे, दिस डिजायर्ड जीन is not having ori, and without ori no gene can replicate. बिना ओरी के कोई भी जीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? अब हमको किस चीज की आवश्यकता है? वी नीड, हमें क्या चाहिए? द रेप्लिकेटिंग टूल, रेप्लिकेटिंग टूल हैविंग ओरी, which replicates
डीएनए फास्टली, जो डीएनए को फास्ट रेप्लिकेशन कराता है, हमें इसकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत है। नाम क्या होता है इसका? इट इज क्लोनिंग वेक्टर। हम इसे एक नाम देते हैं यहां पर, इट इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर। जो पहली शर्त है हमारी डीएनए रेप्लिकेशन की, जो पहली रिक्वायरमेंट है, वो क्या चीज है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओरी। तो ओरी को, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना है? ओरी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको क्लोनिंग वेक्टर की जरूरत है, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं ये फास्ट रेप्लिकेटिंग डीएनए बॉडीज होते हैं। इनका मेन क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं होता है, रेप्लिकेशन काफ़ी फास्ट होता है, इनके पास ओरी होता है, तो ओरी की मदद से ये स्वयं रेप्लिकेट कर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें उसकी ज़रूरत है, वी नीड ओरी। ठीक है, हमको क्या चाहिए? ओरी चाहिए। मिलेगा कहाँ? क्लोनिंग वेक्टर पर। अब ये क्लोनिंग वेक्टर्स होते क्या हैं? क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं, सामान्य तौर पर हम प्लाज्मिड्स का उपयोग करते हैं। जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं ये सामान्य तौर पर क्या होते हैं? ये प्लाज्मिड्स होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, इनमें पहले प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड्स हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, बैक्टीरिया में बताए हैं इसको। दूसरा है फेजेज। ये फेजेज एक प्रकार के डीएनए वायरस होते हैं। हाइब्रिड वेक्टर्स होते हैं। इनमें कॉस्मिड्स होते हैं, फेजमिड्स होते हैं, ये सब लिए जाते हैं। आईएस एलिमेंट्स होते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आईएस एलिमेंट्स, हाइब्रिड वेक्टर्स में कॉस्मिड फेजमिड्स होते हैं, फेजेज होते हैं, ये प्रकार के वायरस हैं, और प्लाज्मिड्स होते हैं। लेकिन प्लाज्मिड्स जो होते हैं, दीज आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रेप्लिकेटिंग टूल्स। मोस्ट ऑफन दीज आर यूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड रेप्लिकेटिंग टूल्स। हम सबसे ज़्यादा इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मिड्स का। तो प्लाज्मिड्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रेप्लिकेटिंग टूल्स। ये जो प्लाज्मिड्स हैं, सबसे ज़्यादा हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रेप्लिकेटिंग टूल्स। बाकी जो फेजेज हैं, जैसे ये बैक्टीरियोफेज होते हैं,
उदाहरण के जैसे टी फेज, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टी फेज होते हैं जो डीएनए ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर टी फेज। इनका इस्तेमाल किया जाता है। टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स होते हैं। और दूसरे होते हैं टी फेजेज। ये अब टीआई प्लाज्मिड जो होते हैं वो प्लाज्मिड्स होते हैं, और ये टी फेजेज बैक्टीरिया ई कोलाई में अटैक करने वाले वायरस होते हैं। इनका इस्तेमाल डीएनए ट्रांसफर के लिए किया जाता है। लेकिन मोस्ट एफिशिएंट जो है वो कौन है? हम प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मिड्स एज क्लोनिंग वेक्टर। और इन्हीं पर चर्चा भी करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? प्लाज्मिड्स एज क्लोनिंग वेक्टर्स। बाकी के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन मेन यहां पर हम प्लाज्मिड लेते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि जो प्लाज्मिड्स हैं ये हैं क्या। इनके बारे में कहा गया है कि ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। ये बैक्टीरियल मेन क्रोमोसोम से अलग। एक बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम होता है तो उससे ये अलग होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड्स दीज आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं। ऑटो रेप्लिकेबल होते हैं। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया इनमें फास्ट होती है। और क्या होते हैं? फास्ट रेप्लिकेटिंग होते हैं। हैव ओरी, इनमें ओरी पाया जाता है, क्योंकि बिना ओरी के रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब प्लाज्मिड्स ढेर सारे हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं। आपको पता है प्लाज्मिड्स के बारे में मैंने ही कई बार बताया कि टाइप की बात अगर करें तो जैसे कोल प्लाज्मिड मैंने आपको बताया था ई कोलाई से निकाला गया है। टीआई प्लाज्मिड हमने आपको बताया है। आरआई प्लाज्मिड बताया है। ये सब बताया है ना, कोल प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड बताया है। और फर्टिलिटी फैक्टर बताया है, या इसी को कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कहा था हमने। तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन ये है, जैसे आप मार्केट में मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको उनके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। नहीं कोई भी उठा लाएंगे, आपके काम का नहीं होगा, बेकार है, पैसा भी ज़्यादा खर्च हुआ, काम का नहीं है। तो जब हर चीज़ हम सोच समझ कर रहे हैं तो अच्छाई के लिए ज़रूरी है कि हम किसी ऐसे प्लाज्मिड का चुनाव करें जो हमारी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, उसके पास वो सारी अच्छाइयाँ हो जो कि जीन क्लोनिंग में हमारी मदद करता हो। तो क्वेश्चन ये है कि साहब हम तो कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, हम जानते ही नहीं हैं कि वो अच्छाइयाँ कौन सी हैं। तो हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ऐसे प्लाज्मिड का चुनाव करना है जिसमें कुछ खास बातें हों। क्योंकि मार्केट में ढेर सारे मोबाइल, किस कंपनी का मोबाइल खरीद लें, कौन से फीचर का, क्या स्पेसिफिकेशन है उसका। इसी तरीके से प्लाज्मिड्स भी डिफरेंट टाइप के हैं, उनके स्पेसिफिकेशन सबके अलग अलग है, और हमको कौन सा प्लाज्मिड का चुनाव करना है इसके लिए आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि उसमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए किसी भी प्लाज्मिड में। कितने फीचर होने चाहिए? 3। और यही सवाल आपसे पूछा जाता है कि किसी भी आइडियल प्लाज्मिड के लिए वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो होने चाहिए, तभी हम उसका इस्तेमाल करें एज ए क्लोनिंग वेक्टर। अब टर्म आ रहा है कि क्लोनिंग वेक्टर। क्वेश्चन ये है कि क्लोनिंग तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बना सकते हैं डिजायर्ड जीन की, इसलिए इनको क्लोनिंग वेक्टर कहा गया। लेकिन वेक्टर क्यों कह रहे हैं? तो ये 2 काम करते हैं। दीज आर बाई फंक्शनल।
वन साइड, दीज आर यूज टू रेप्लीकेट द डिजायर्ड जीन टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपी, क्लोन तैयार करने में इस्तेमाल होता है, इसलिए क्लोनिंग कहते हैं। वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका इस्तेमाल करके डीएनए को हम एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक द मॉस्क्यूटो स्प्रेडिंग द मलेरियल पैरासाइट, यू नो, मॉस्क्यूटो इज नॉट ए पैरासाइट, mosquito is not a parasite itself, but it is the bearer of parasite. It is the transmitting agent. It transmits the germs for specific disease from one organism to other. तो मॉस्क्यूटो क्या कर रहा है? मॉस्क्यूटो इज वर्किंग जस्ट लाइक ए वेक्टर, इट इज नॉट द पैरासाइट, इट ट्रांसमिट्स द डिसीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस को एक से दूसरे में ट्रांसफर करता है, तो उसको हम वेक्टर कह देते हैं मॉस्क्यूटो को। जस्ट लाइक मॉस्क्यूटो, the DNA also have tendency to transmit the DNA from one cell to other। यहाँ पर जो प्लाज्मिड है वो एक DNA के एक छोटे से सेगमेंट को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर दे रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा वेक्टर। और क्लोनिंग क्यों कहा? क्योंकि ये DNA को उनकी रेप्लिकेट करके आइडेंटिकल कॉपीज दे रहा है, तो ये रेप्लिकेट भी करा रहा है और ये ट्रांसफर भी कर रहा है, क्लोनिंग भी करा रहा है और वेक्टर की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोनिंग वेक्टर। तो लिख लेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज क्लोनिंग वेक्टर, कॉल्ड एज द क्लोनिंग वेक्टर। अब इसको हम क्लोनिंग वेक्टर क्यों कहते हैं? क्लोनिंग इसलिए कहते हैं यूज्ड to get identical copies of desired gene। चूंकि इसका इस्तेमाल करके हम डिजायर्ड जीन की आइडेंटिकल कॉपीज प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? हमने इसको नाम दिया है क्लोनिंग वेक्टर। क्यों कह रहे हैं? यूज्ड टू ट्रांसफर, used to transfer the segment of DNA from one cell to other, from one cell to other। एक सेल से दूसरी सेल में हम डीएनए के सेगमेंट को ट्रांसफर करने के लिए इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं। ये जो रेप्लिकेटिंग टूल है ये केवल रेप्लिकेशन ही नहीं करा रहा, बल्कि क्या करा रहा है? बल्कि ये किसी भी डीएनए सेगमेंट को एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसमिट भी करा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए हम इसको क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर की जो स्पेशल फीचर्स उसके होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या क्या हैं। तो 3 स्पेशल फीचर्स हैं, उन्हें नोट कर लेंगे। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में 3 फीचर्स होने चाहिए। लिखो, आइडियल क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव 3 इसेंशियल फीचर्स। आइडेंटिकल क्लोनिंग वेक्टर्स मस्ट हैव 3 इसेंशियल फीचर्स। यहां पर टर्म इसेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कौन कौन से हैं? इनमें से प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओरी, इसमें केवल एक ओरी हो, दोनों हो। दूसरा, ये पहला प्रॉपर्टी इसकी है। दूसरी क्या है? प्रेजेंस ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए हमको। और तीसरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट। किसी भी प्लाज्मिड में ये 3 फीचर्स होने चाहिए। कौन कौन से? पहला है प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओरी, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर, और तीसरा है तो प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स। ये 3 ऐसे फीचर्स हैं जिनका उपस्थित रहना जरूरी है। किसमें? क्लोनिंग वेक्टर में। और किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में अगर ये 3 फीचर्स हैं तो हम कहेंगे कि वो परफेक्ट है और उसी का चुनाव करना चाहिए। ये बात समझ गए? अब ये 3 फैक्टर्स कौन से हैं?
ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। ओरी के बारे में कि ओरी का क्या है, इसकी फीचर्स क्या होते हैं, क्यों एक ही ओरी चाहिए, एक से अधिक ओरी होगा तो क्या दिक्कत आएगी, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, ये सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, क्योंकि जीन की पॉपुलेशन में हमें उस जीन को पहचानना है जिसके पास डिजायर्ड जीन बैठा है, तो मार्कर होना चाहिए। कैसे हम जीन की भीड़ में हम है तो सारे केमिकल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ढेर सारे हैं, उसमें से कौन 1s3 है कौन 1h1 कैसे पहचानेंगे, ये तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी से पहचानेंगे कि भाई ये ट्राइटियम है जिसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है, उसका कोई स्पेशल फीचर होना चाहिए, तो इसी को सेलेक्टेबल मार्कर कहा जाता है। 50 भेड़ों की झुंड है, कितने की, 50। रामू के पास, रामू नाम का एक गडेरिया है जिसके पास 50 भेड़ है, और श्यामू नाम का गडेरिया है जिसके पास 50 भेड़ें हैं। सबकी उम्र एक का है, सबकी हाइट एक ही है, कलर एक ही है, स्वस्थ भी सब एक जैसे हैं। रामू और श्यामू अपनी अपनी भेड़ें चराने के लिए कहाँ चले गए, जंगल में गए भेड़ चराने, और शाम को घर लौटना था। तो ये हो गया कि हमारी कौन वाली है तुम्हारी कौन वाली है, झगड़ा कर लिया आपस में, फिर ये वाली हमारी, कैसे नहीं तुम्हारी नहीं है ये मेरी है, सब एक जैसे देखने में लग रहे थे, तो पहचान कैसे होगा। तो लेकिन वो समझदार थे, थोड़ी देर मार पिटैया की जब नौबत आई तो आपस में बैठ कर कहें चलो समझौता करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारी भेड़ें हैं दोनों लोगों की एक ही जैसी है, कल से तुम अपनी 50 भेड़ों के माथे पर लाल रंग का निशान लगा लेना, तिलक, और हम निशान नहीं लगाएंगे, और फिर शाम को आएंगे तो चुनाव करने में दिक्कत नहीं होगी। तो 100 भेड़ें चरने गई, दोनों भाई भी गए, लेकिन शाम को बड़े आराम से घर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि लाल रंग का तिलक जिस भेड़ को लगा है वो रामू की है, और जिसको तिलक नहीं लगा वो श्यामू की है, तो अपनी अपनी भेड़ लेकर घर चले आए। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से डीएनए की इस भेड़ रूपी पॉपुलेशन में हमें वो सच्चा जीन तलाशना है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाइड, इट कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, एंड दिस सेलेक्टेबल मार्कर इज ए काइंड ऑफ जीन। ये एक प्रकार का जीन होता है जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि भाई हम डिजायर्ड जीन हैं, क्योंकि ये लक्षण हमारे पास है। तो हम वो लक्षण कौन सा है उसको पहचानेंगे कैसे, इस पर चर्चा करेंगे, और रिकॉग्निशन साइट पर चर्चा करेंगे। रिकॉग्निशन साइट जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है डीएनए का जहाँ से हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस उसे काट देता है। चूंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस हमने अभी आपको बताया नहीं है, तो जब उसे पढ़ा लेंगे तो रिकॉग्निशन साइट समझ में आएगा। तो ये एक बड़ा डिस्कशन है, दिस विल बी कवर्ड इन माई नेक्स्ट लेक्चर। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर बेहतरीन से बेहतरीन रहा होगा, आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, थैंक यू।